नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपसे वैदिक काल पर हुए नवीन अनुसंधानों की चर्चा करेंगे, जिसके विषय में बहुत कम जानकारी है लोगों को। बहुत मेहनत से मैंने यह रिसर्च कार्य किया है और आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में क्या क्या मान्यताएं रही हैं, इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा है, उससे संबंधित क्या कोई पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं या नहीं, इन सब के विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मान्यतावादी इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर जय नारायण पांडे अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में बताते हैं कि सन 1934 ईस्वी में आंग्ल पुरातत्व वैज्ञानिक वी गॉर्डन चाइल्ड ने यह कहा था कि सिंधु सभ्यता के विनाशकर्ता आक्रांता वैदिक आर्य थे। अर्नेस्ट मैके, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट एवं D.H. गार्डन आदि ने भी इस मत का समर्थन किया था, जिसके प्रमाण के रूप में वे हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान एच या सेमेट्री एच संस्कृति के पुरावशेषों को प्रस्तुत करते हैं, जो हड़प्पा के पुरावशेषों से भिन्न है। सन 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने यह कहा कि मोहनजोदड़ो अथवा मोहनजोदड़ो से के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त अवस्था में जो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, वे बाह्य आक्रमण अथवा वैदिक आर्य आक्रमण की ही देन है। यहाँ से प्राप्त मानव कंकाल अस्त व्यस्त अवस्था में घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर पड़े हुए मिले थे। इन साक्ष्यों के आधार पर मार्टिमर व्हीलर ने यह निष्कर्ष निकाला था कि मोहनजोदड़ो नगर पर सहसा आक्रमण हो गया था और ये लोग भी भाग नहीं सके थे। तो इस तरीके से जो आंग्ल विद्वान थे, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, पिगट, D.H. गार्डन, ऐसे लोगों ने जो सेमेट्री एच से प्राप्त कुछ पुरावशेष थे उनको और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर कंकाल थे, इनके एग्जामिन के आधार पे कहा था कि सिंधु सभ्यता के आखिरी चरण में शायद वैदिक आर्यों का आक्रमण हुआ था। ये है जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श। जय नारायण पांडे आगे बताते हैं, व्हीलर ने ऋग्वेद के अंतः साक्ष्यों का इस संदर्भ में अत्यंत बुद्धिमत्ता से उपयोग किया। ऋग्वेद के कतिपय ऋचाओं में असुरों के अयस निर्मित पुरों के पुरंदर इंद्र द्वारा विनष्ट किए जाने का उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में जय नारायण पांडे का मानना है कि सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त किसी भी ऋग्वेद की समकालिक कोई अन्य भारतीय नगर अथवा किले हमें ज्ञात नहीं है। तो जय नारायण पांडे कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त हमको भारत के और किसी भी क्षेत्र से इस प्रकार के नगर के अवशेष समकालीन सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं प्राप्त होते, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता के पश्चात किसी प्रकार के वैदिक आर्यों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये बात जय नारायण पांडे बता रहे हैं, जो कि जाने माने पुरातत्व वैज्ञानिक है। उनका मानना है कि यदि समकालीन साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इस तरीके की कोई वैदिक सभ्यता अस्तित्व में नहीं रही होगी। अब अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में कोई वैदिक आर्यों का आक्रमण सप्त सिंधु प्रदेश में नहीं हुआ था। अब इसको मान भी लिया गया है कि कोई ऐसा आर्य आक्रमण भारत पे संभवतः नहीं हुआ था, बल्कि यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के विघटन के पीछे कई अन्य कारण थे। तो सिंधु सभ्यता के डिक्लाइन होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। बाढ़ आ जाना, महामारी फैल जाना, भूतात्विक परिवर्तन हो जाना, जलवायु परिवर्तन हो जाना, लेकिन आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत वी गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर जैसे विद्वानों ने दिया था, उसको अब प्रायः नहीं माना जाता है।
इस बात को सिद्ध करने के लिए कि सिंधु सभ्यता के पतन के तुरंत बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई, मान्यतावादी इतिहासकारों ने भारत तो क्या, मध्य एशिया, ईरान इत्यादि की प्राचीन सभ्यताओं में आर्य सभ्यता के साक्ष्य ढूंढने का प्रयत्न किया। तो जैसे ही यह पता चला कि कोई वैदिक सभ्यता थी, वैसे ही जो मान्यतावादी इतिहासकार थे वो भारत नहीं बल्कि मध्य एशिया और ईरान तक के क्षेत्र से आर्य सभ्यता के साक्ष्य ढूंढने निकल पड़े। ऋग्वेद में वर्णित कुछ देवताओं के नाम के ध्वनि साम्यता के आधार पर इन इतिहासकारों ने एशिया माइनर टर्की के लगभग 1400 ईसा पूर्व के भोगज कोई से प्राप्त लेखों में आए इंद्र मित्र जैसे देवताओं से अपने इंद्र मित्र जैसे देवों का तादात्म्य स्थापित किया। तो ये लोग जब ढूंढते ढूंढते भोगज कोई पहुंचे तो वहां पर हित्ती और मितन्नी दो राजवंशों के बीच समझौते को लेकर एक लेख लिखवाया गया था जो हुरियन भाषा में था और उस पर पाली और पाकित का स्पष्ट छाप दिखाई देता है। वहां पर मान्यतावादी इतिहासकारों ने संस्कृत का इन्फ्लुएंस ढूंढने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भारतीय पुराविद बृजवासीलाल की पुस्तक आर्यों का आदि देश भारत से ज्ञात होता है कि आंग्ल भारतविद विद्वान एफ मैक्स मुलर ने वैदिक ऋषियों के वंश क्रम के आधार पर ऋग्वेद की तिथि लगभग 1200 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। तो यह कैसे हुआ था? आर्यों का आदि देश भारत, ये वह पुस्तक है जो बीबी लाल की है और इसमें मैक्स मुलर बताते हैं कि चूंकि ऐसा माना जाता है कि 600 बीसी में उपनिषद थे। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि मैक्स मुलर कभी भी भारत नहीं आए थे और वो लंदन में बैठे बैठे शोध कार्य कर रहे थे भारतीय सभ्यता संस्कृति पर। तो उनको जो कुछ भी यहाँ से डेटा दिया जाता था उसी आधार पर वह लेखन का कार्य कर रहे थे और उन्होंने इस तरीके से ऋषियों की परंपरा जो पुस्तकों में थी, जो वैदिक साहित्यों में थी, उनको जोड़ते हुए 1200 बीसी का समय काल ऋग्वेद का निर्धारित किया था। लेकिन यह बात कहाँ तक सही है, आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान के कुछ निष्णात आचार्यों का मानना है कि भारोपीय भाषा या भारतीय एवं यूरोपीय भाषा बोलचाल के प्रचलन के आधार पर वैदिक आर्यों को लगभग 1500 ईसा पूर्व तक प्राचीन माना जा सकता है। तो कुछ जो भाषा विज्ञान के निष्णात आचार्य हैं वो बता रहे हैं कि भारोपीय भाषा जो परिवार है उसके आधार पर हम ऋग्वेद को 1500 बीसी पुराना मान सकते हैं। तो आर्य समाज के संस्थापक मूल शंकर त्रिवेदी अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि वेद 1 अरब 96 करोड़ कई लाख एवं कई हजार वर्ष प्राचीन है। अब तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के बीए, एमए तथा शोध की कक्षाओं में यही पढ़ाया जाता रहा है कि सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक आर्य सभ्यता अस्तित्व में आई, किंतु नवीन अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्य इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। तो अब तक मान्यता यही रही थी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में जो प्रस्तुत किया गया था कि वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के बाद आती है। हमें ज्ञात है कि सिंधु सभ्यता के साक्ष्य धरातल से 1921 ईस्वी में दयाराम भीष्म साहनी के प्रयासों से प्राप्त हुए हैं, किंतु वैदिक आर्य सभ्यता के साक्ष्य अब तक धरातल से नहीं प्राप्त हुए हैं। मान्यतावादी विद्वानों द्वारा वैदिकों के विषय में केवल साहित्यिक साक्ष्य देने की बात कही जाती रही है। तो जितने भी मान्यतावादी विद्वान रहे हैं कि कोई वैदिक काल था ऐसा मानने वाले विद्वान रहे हैं, वो केवल साहित्य का साक्ष्य देते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य वैदिक काल के संदर्भ में नहीं दे पाते। यह रोचक है कि वैदिक आर्य सभ्यता के अब तक के प्राप्त समस्त ग्रंथ शास्त्रीय संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, जिसके लेखन के साक्ष्य 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद दिखाई देते हैं। तो जो वैदिक संस्कृत हमको मिलती है
वो शास्त्रीय संस्कृत है और देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, जिसके लेखन के साक्ष्य 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद दिखाई देते हैं। दरअसल जब मान्यतावादी इतिहासकारों ने केवल साहित्य को ही प्रमाण माना, तो प्रगतिवादी विद्वानों द्वारा यह कार्य किया गया कि यही देखा जाए कि यह लेखन कला और शैली कब अस्तित्व में आई होगी, संयुक्ताक्षर कब अस्तित्व में आए होंगे और किस ऑब्जेक्ट पर इसको लिखा गया होगा। इसका यह मतलब हुआ कि वेदों का लेखन कार्य 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद कभी किया गया होगा। इसके लेखन को यूनेस्को के नॉमिनेशन फॉर्म वाले लिस्ट में देखा जा सकता है, जहां ऋग्वेद के एक पांडुलिपि का लेखन भूर्ज पत्र पर तथा 29 पांडुलिपियों का लेखन पेपर पर किया गया है। तो जब हम प्राचीनता ढूंढते हुए जाते हैं तो सबसे सही स्थल है यूनेस्को की साइट, जहां पर पूरे विश्व का रिकॉर्ड दर्ज है, जो कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करता है पूरे विश्व के। वहां पर जाके देखने से पता चलता है कि जो ऋग्वेद का हमारे यहाँ से डेटा गया हुआ है प्राचीनता का, वो बहुत बाद का दिखाई देता है और एक पांडुलिपि भूर्ज पत्र पर 29 पांडुलिपियां पेपर पर लिखी हुई दिखाई देती हैं। इसके लेखन की तिथि 1464 ईस्वी अंकित है। तो 1464 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है ऋग्वेद का एक पन्ना। ये वो डिटेल है जो यूनेस्को की साइट से ली गई है। यहाँ राइटिंग सपोर्ट मटेरियल है, स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, संस्कृत लैंग्वेज है, फाइल नंबर है और यहाँ देख सकते हैं 1464 एडी में यह लिखा गया है। अदर डिटेल्स भी दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इस प्रकार वेदों के लेखन को सल्तनत मुगल काल में स्वीकार किया जा सकता है। तो साक्ष्य और प्रमाण लिखने की बात सल्तनत और मुगल काल की तरफ इशारा करते हैं। कई मान्यतावादी इतिहासकार यह मानते आए हैं कि वेद पहले श्रुति स्मृति परंपरा पर आधारित थे। उनको लिखा नहीं जाता था, बल्कि मुंह से बोलकर दूसरे को सुनाया जाता था। तो बहुत सारे मान्यतावादी इतिहासकारों ने यह कहा कि वेद पहले लिखे नहीं गए, बल्कि वो श्रुति और स्मृति परंपरा पे चलते आ रहे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ढोकर लाया जा रहा था और एक मुंह से दूसरे मुंह तक बोल बोल करके वह चल रहा था, जिसको दूसरों द्वारा सुनाया जाता था। किंतु यह कितना आसान है, इसके विषय में देखते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई जाती थी, किंतु जब प्रगतिवादी इतिहासकारों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया गया, तो यह पता चला कि बिना शब्द उच्चारण में त्रुटि के ओरल ट्रांसमिशन संभव नहीं है। मान्यतावादी इतिहासकारों ने जब यह समझने का प्रयास किया कि क्या सच में ओरल ट्रांसमिशन बिना शब्द उच्चारण में त्रुटि के संभव है, तो वो पाते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में आए अनुस्वार, हलंत एवं संयुक्ताक्षर इत्यादि का प्रयोग ईसा पूर्व में नहीं प्राप्त होता है। तो अब यहाँ एक बड़ी चीज आती है कि जो वेद लिखा गया उसमें बहुत कुछ चीजें अनुस्वार, हलंत और संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ईसा पूर्व से पहले अशोक के अभिलेखों में या उससे पहले हमको कहीं भी हलंत, अनुस्वार, इन सब का संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं दिखाई देता। दरअसल ये मेरे द्वारा किया गया रिसर्च है और मैंने बहुत मेहनत से डेटा कलेक्ट करके आप लोगों के लिए एकत्रित किया हुआ है और उसी पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। प्रायः बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि आप किसी की पुस्तक को पढ़ देते हैं और उसमें अपना कुछ नहीं बताते हैं। तो मैं आज अपना ही सब कुछ आपको बता रहा हूँ, साक्ष्य एकत्रित करके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कृपया करके इसको पूरा देखें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल विभाग के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में मौर्य काल के महाप्रतापी, तेजस्वी, दूरधर्ष योद्धा सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया
इसके पश्चात हमें देवनागरी के अतिरिक्त एक अन्य धम्म अशोक के अभिलेखों से ज्ञात बम्भी, ललित विस्तर से ज्ञात अथवा ब्राह्मी, बम्भी का अपभ्रंश लिपि एवं पाली पाकित भाषा के विषय में सूचना मिली। तब जाकर यह पता चला कि भारत में संस्कृत से प्राचीन एक अन्य लिपि बम्भी एवं भाषा पाली पाकित का अस्तित्व था। तो हमने जब पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जिस धम्म लिपि को पढ़ा था वो पुरानी थी और अशोक के लेखों में उसके संदर्भ दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत से पुरानी पाली पाकित हो जाती है। चूंकि अधिकांश विदेशी आंग्ल विद्वानों ने 1837 ईस्वी से पहले ही अनेक पुस्तकों का लेखन किया हुआ था, जिसमें उन्होंने संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा एवं देवनागरी को सबसे प्राचीन लिपि के रूप में वर्णित किया हुआ है, इसी का अनुकरण करते हुए भारतीय मान्यतावादी इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि संस्कृत एवं देवनागरी अत्यंत प्राचीन है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि 1837 से पहले जो भी आंग्ल विद्वानों ने लिखा था उसमें धम्म लिपि के विषय में कोई जानकारी नहीं दिखाई देती, लेकिन 1837 के बाद धम्म लिपि और पाली पाकित के अस्तित्व में आ जाने के बाद विद्वानों ने उसे अपडेट नहीं किया और मान्यतावादी इतिहासकारों ने उसी को आधार बनाया और आधार बना करके कह दिया कि जो आंग्ल विद्वानों ने काम किया है, देखिए वो भी तो इसको प्राचीन बता रहे हैं। और इस तरीके से वैदिक सभ्यता धीरे धीरे करके प्राचीनता की तरफ बढ़ाई जाती रही। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील विद्वानों ने 1750 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के कालखंड को अंधकार युग की संज्ञा दी है। इस काल में भारत अशोक के अभिलेखों से ज्ञात जम्मू द्वीप के किसी भी क्षेत्र से किसी प्रकार के लेख, अभिलेख, शिलालेख अथवा गुहालेख की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या है कि जो प्रगतिवादी इतिहासकार हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखने वाले और वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि 1750 से लेकर मौर्य काल तक के बीच में हमको लिखित साक्ष्य नहीं दिखाई देते हैं और इसीलिए वो उसको अंधकार युग कहते हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के साहित्य अथवा पांडुलिपि तथा सिक्के की भी प्राप्ति नहीं हुई है। इस दौरान ना तो कोई साहित्य मिला, ना कोई पांडुलिपि मिली, ना ही किसी सिक्के की प्राप्ति हुई। जम्मू द्वीप सहित सप्त सिंधु क्षेत्र में हुए पुरातात्विक उत्खननों के किसी भी स्थल से वैदिक सभ्यता एवं संस्कृत से संबंधित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि जम्मू द्वीप जिसको कहा गया है, वहां से लेकर सप्त सिंधु क्षेत्र तक के बीच में कहीं भी पुरातात्विक उत्खनन में वैदिक सभ्यता और संस्कृति के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। अब तक पाठ्यक्रमों में वैदिक आर्य संस्कृति के विषय में यह पढ़ाया जाता रहा है कि सैंधव नगरों के पुरों को ध्वस्त करने वाले वैदिक आर्य थे। तो अब तक जो पढ़ाया जाता रहा वो यही बताया गया कि जो सिंधु सभ्यता के पुर टूटे हुए मिले हैं, नगरों में फोर्टिफिकेशन जो वॉल है वो टूटी हुई मिली है, उसका कारण वैदिक आर्य थे। विद्वान मानते थे कि ऋग्वेद में इंद्र को दास एवं दस्युओं का विनाशक पुरंदर बताया गया है। ऋग्वेद में दास दस्युओं को अकर्मण अर्थात वैदिक क्रियाओं को न करने वाला, अद्वयु अर्थात वैदिक देवताओं को न मानने वाला, अयज्वन अर्थात यज्ञादि न करने वाला तथा अन्य व्रत अर्थात वैदिकोत्तर व्रतों का अनुसरण करने वाला कहा गया है। ये पुस्तक है केसी श्रीवास्तव की, नाम है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृत पुस्तक के लेखक एवं CMP डिग्री कॉलेज इलाहाबाद के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर केसी श्रीवास्तव या कृष्णचंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि अनार्यों अर्थात दास दस्युओं के समाज में लिंग पूजा का प्रचलन था। तो ये बता रहे हैं कि जो दास दस्यु थे वो लिंग पूजा किया करते थे, जबकि
वैदिक आर्य नहीं करते थे। केसी चट्टोपाध्याय का मानना है कि ऋग्वेद में वर्णित दास दस्यु संघर्ष पौराणिक देवासुर संग्राम का ही रूपांतर है। वैदिक आर्यों द्वारा इस प्रकार से मूल निवासी अनार्यों को दास एवं दस्यु बनाने का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके पश्चात पाठ्यक्रम में आगे इन वैदिक आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद को दर्शाया जाता है। अब यहाँ मैं यह बता रहा हूँ कि वैदिक काल के विषय में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में क्या पढ़ाया जाता है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा विश्व के अलग अलग क्षेत्रों को आर्यों का निवास स्थान बताया जाता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके जब यह बात आती है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, तो पूरे विश्व के क्षेत्र से आर्यों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है और यही बात पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। तो मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। रोड्स, बैक्ट्रिया, एडवर्ड मेयर पामीर का पठार, ब्रंडस्टेन यूराल पर्वत, पेनका एवं हर्ट जर्मनी, गाइल्स, डेन्यूब नदी, गार्डन चाइल्ड, मेयर पीक दक्षिणी रूस, गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश, DS त्रिवेद मुल्तान स्थित देविका प्रदेश, LD कल्ल कश्मीर, दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तर ध्रुव क्षेत्र को मानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर एवं मोहनदास करमचंद गांधी ने भी वैदिक आर्यों के निवास स्थान को यूरोप से लेकर मध्य एशिया तक के क्षेत्र को माना है। तो यहाँ पर विदेशी ही नहीं बल्कि कई भारतीय विद्वानों ने भी आर्यों के आदि देश के रूप में मध्य एशिया से लेकर यूरोप के यूराल पर्वत या यूक्रेन तक के क्षेत्र को माना है। इसके पश्चात इनके द्वारा बोली जाने वाली भारोपीय भाषा के विषय में चर्चा की जाती है, जिसमें संस्कृत भाषा को सर्वप्राचीन भाषा स्वीकार किया जाता है। तो इनकी भाषा के रूप में संस्कृत को माना जाता है और इसीलिए विद्वानों के बीच यह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि जब आर्य भारत में आए 1500 BC में, तो इसका मतलब है वो संस्कृत ले करके आए होंगे, इसीलिए संस्कृत को सबसे प्राचीन माना जाता है, जबकि यह धारणा नितांत गलत है। इसके पश्चात पाठ्यक्रम में ऋग वैदिक काल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत चर्चा की जाती है। आगे चलकर उत्तर वैदिक कालीन समाज के विषय में बताया जाता है। इसके अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा वेदांग इत्यादि में आए सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संदर्भों के आधार पर उस काल के सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके पश्चात वैदिक धर्म एवं दर्शन को समझाते हुए विद्यार्थियों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से भारतीय पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया है। इस प्रकार 1500 ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के अंधकार युग को वैदिक काल से परिपूर्ण कर दिया जाता है। तो जिसको प्रगतिवादी इतिहासकारों ने अंधकार युग कहा था, उसी को मान्यतावादी इतिहासकारों ने वैदिक युग कहा है। यह रोचक है कि ये समस्त साक्ष्य केवल साहित्यिक स्रोत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत को क्यों माना जाता है? क्योंकि पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो समकालीन होते हैं, समसामयिक होते हैं। यदि धरातल के नीचे कोई घटना घटी है तो उसके अवशेष दबे हुए अवश्य प्राप्त होंगे। तो यदि उस अवशेष की प्राप्ति हो जाती तो हम वैदिक सभ्यता को बिल्कुल सही मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए केवल साहित्य के आधार पर वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व प्राचीन नहीं माना जा सकता है। प्रगतिवादी इतिहासकारों का यह मानना है कि यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसके भौतिक साक्ष्य धरातल में सुरक्षित होंगे,
जिन्हें वैज्ञानिक विधि से पुरातात्विक उत्खनन कर बाहर निकाला जा सकता है एवं उस काल के सही इतिहास को प्राप्त तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है। दुर्भाग्यवश वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हो सके हैं। यही बात मैंने अभी बताई कि अगर हमको साक्ष्य मिल जाते तो हम वैदिक काल की ऐतिहासिकता पर भरोसा कर सकते थे, अन्यथा की स्थिति में साहित्य के आलोक में भरोसा करना समीचीन नहीं है। प्रगतिवादी इतिहासकार यह बताते हैं कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर अनेक पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित कालखंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्रगतिवादी इतिहासकार ये नहीं कहते कि साहित्य के आधार पर पूरा अवशेषों की प्राप्ति या पूरा संस्कृतियों की प्राप्ति संभव नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर भी बहुत सारे स्थलों को ढूंढा गया है। जैसे भारत में चीनी यात्री फाहयान की पुस्तक फुकोओ की यवमेनसांग की अथवा युआन च्वांग की पुस्तक सीयूकी में वर्णित संदर्भों के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत के अनेक बौद्ध स्थलों को ढूंढ निकाला था। वो बताते हैं कि 2 चीनी यात्रियों की पुस्तक को पढ़ने के बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अनेक बौद्ध स्थलों को ढूंढ निकाला था, ठीक उसी जगह पे जहां पे उन लोगों ने बता रखा था। इसी प्रकार हेनरिक स्लीमन ने एशिया माइनर टर्की से होमर के 2 महाकाव्यों इलियड एवं ओडिसी के संदर्भों के आधार पर ट्राय नगर एवं रानी प्रियम के खजाने तथा रानी सुबाद की समाधि को ढूंढने का कार्य किया था, किंतु भारत के पुरातत्व वैज्ञानिक एवं एडवांस्ड स्टडी ऑफ शिमला के निदेशक एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बृजवासी लाल ने रामायण टेम्पल एवं राम सेतु, जिसे संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, अपनी प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं साक्ष्य युक्त पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म में रामायण से संबद्ध स्थलों का पुरातत्व में कहते हैं के अंतर्गत अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम तथा चित्रकूट के पुरातात्विक उत्खनन जो डॉक्टर लाल द्वारा करवाए गए हैं से लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो रामायण से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो 7वीं शताब्दी ईसवी तक की बात करते हैं बीबी लाल जी, और इसके विषय में विस्तृत जानकारी देते हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात अपनी पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म में। और वहाँ वो बताते हैं कि बीबी लाल को ना तो रामायण और ना ही महाभारत से संबंधित किसी भी पुरावशेष की प्राप्ति हुई थी, बल्कि इनको कुछ कलछौहे प्रकार के बर्तन NBPW, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आया, बस वहीं तक के साक्ष्य मिलते हैं। यह है बीबी लाल की पुस्तक महाभारत की ऐतिहासिकता, साहित्य, कला तथा पुरातत्व के साक्ष्य, बीबी लाल, और इसके अनुवाद करता है नरेंद्र कुमार सिन्हा। इसके अतिरिक्त बीबी लाल द्वारा लिखित हिस्टोरिसिटी ऑफ महाभारत एवं मेडिसिन विस्कॉन्सिन अमेरिका के नरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा हिंदी में अनुवादित महाभारत की ऐतिहासिकता, मतलब इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा था बीबी लाल ने हिस्टोरिसिटी ऑफ महाभारता से, और हिंदी में इसका अनुवाद किया था मेडिसिन विस्कॉन्सिन अमेरिका के नरेंद्र कुमार सिन्हा ने, और नाम दिया था महाभारत की ऐतिहासिकता, साहित्य, कला एवं पुरातत्व के साक्ष्य नामक पुस्तक में डॉक्टर लाल ने महाभारत में आए तिलपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत, बरनावा, हस्तिनापुर, विराट नगर या वैराट, इंद्रपत,
कौशाम्बी सहित अनेक स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से इन कालखंडों की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया, किंतु उत्खनन के दौरान उनको महाभारत एवं रामायण से संबंधित साक्ष्य किसी भी पुरास्थल से नहीं प्राप्त हो सके। प्रयास किया था बेबीलाल जी ने, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता सिद्ध करने में। इस प्रकार रामायण एवं महाभारत की ऐतिहासिकता पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर नहीं की जा सकी, तो स्पष्ट हो गया कि रामायण और महाभारत से संबंधित ना तो पूरा स्थल मिले, ना ही पुरातात्विक साक्ष्य मिले, और ऐसे कोई आर्टिफैक्ट या एंटिक्विटी भी नहीं प्राप्त हुई। प्रगतिवादी इतिहासकारों का मानना है कि जैसे महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत की ऐतिहासिकता धरातल से प्राप्त भौतिक अवशेषों के आधार पर नहीं सिद्ध की जा सकती, उसी प्रकार से वैदिक काल की भी ऐतिहासिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो प्रगतिवादी इतिहासकारों ने स्पष्ट कहा कि जैसे दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता को हम धरातल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर नहीं सिद्ध कर सकते, ठीक उसी तरीके से वैदिक काल को भी धरातल के अवशेषों के आधार पर तो कतई नहीं सिद्ध किया जा सकता। श्रुति परंपरा पर प्रगतिवादी इतिहासकारों का मानना है कि केवल ऋग्वेद में ही 1028 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त यदि अन्य तीनों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों आदि के श्लोकों को मिला लिया जाए तो इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे में बिना उच्चारण त्रुटि के शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक लेकर आना संभव नहीं है। तो यहाँ बात आती है कि जब श्रुति परंपरा की बात मान्यतावादी इतिहासकार करते हैं तो उस पर प्रगतिवादी इतिहासकार बताते हैं कि इतना ज्यादा श्लोक पीढ़ी दर पीढ़ी ढो करके लाना, वो भी बिना वर्तनी और उच्चारण की अशुद्धि के, यह संभव नहीं है। फिर वे बताते हैं कि जब प्राक मौर्य काल से ही धम्म, बम्भी अथवा ब्राह्मी लिपि तथा पाली पाकित भाषा में लेखन का कार्य प्रारंभ हो गया, तब क्यों नहीं वेदों को लिखा गया? वो सवाल खड़ा करते हैं प्रगतिवादी विद्वान कि मौर्य काल में तो लेखन शुरू हो गया था, चलिए पहले अगर मौखिक चला आ रहा था तो उसके बाद तो लिख लेना चाहिए था। जब धम्म लिपि अस्तित्व में आ गई थी फिर भी नहीं लिखा गया। उस समय किस भाषा एवं लिपि में वेद आगे बढ़ रहे थे? इस दौरान किन महर्षियों एवं आचार्यों द्वारा वेदों का मौखिक वाचन किया गया? एक लंबे समयांतराल तक धम्म लिपि ही अस्तित्व में बनी रही। इस दौरान वैदिक लोग कैसे और कहां अपने वैदिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे थे? वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब मौर्य काल चल रहा था, जब धम्म लिपि में लिखा जा रहा था, तब ये वैदिक लोग कहां थे और किन ऋषियों के द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा था? क्या बिना व्याकरण के वैदिक ऋचाओं का लेखन अथवा वाचन संभव है? और वाचन तो उसी का हो सकता है जो कहीं लिखा हुआ हो। वैदिक काल यदि 1500 ईसा पूर्व के आसपास था तो इसका लेखन कार्य सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती भाषा एवं लिपि में होना चाहिए था, किंतु हमारे सम्मुख जो वेद प्रस्तुत हैं उनका लेखन कार्य 1464 ईस्वी के आसपास किया गया है। ऐसे में वो 1500 ईसा पूर्व तक कैसे प्राचीन हो सकते हैं? तो मान्यतावादी इतिहासकारों ने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर यह बात पूछी है कि कैसे आप 1500 ईसा पूर्व कह रहे हैं, जबकि इसके लिखने के साक्ष्य तो 1464 ईस्वी में प्राप्त होते हैं। यदि वैदिक साहित्यों की भाषा एवं लिपि की बात करें तो वे शास्त्रीय संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि में लिखे हुए प्राप्त होते हैं, और जब इनके प्रचलन की प्राचीनता तलाशते हैं तो ये 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद अस्तित्व में दिखाई देते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि धर्म ग्रंथ कब कैसे लिखे गए थे, किस लिपि में लिखे गए थे और संभावित उस समय भाषा कौन सी थी। तो हमने देखा था कि पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो
भारत की प्राचीन लिपिमाला नाम की पुस्तक लिखी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिपि नाम से शोध किया गया था। उसके आधार पर हमने यही देखा था कि देवनागरी लिपि का अस्तित्व 12वीं शताब्दी के बाद कभी दिखाई देता है। नागरी लिपि 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास अस्तित्व में दिखाई देती है और यहाँ पर जो लिखा गया है वो देवनागरी में लिखा गया है। इस प्रकार से 1464 ईस्वी का कालक्रम बिल्कुल सही प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रगतिवादी इतिहासकार संपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात यह बताते हैं कि वेद बहुत प्राचीन नहीं है। जब वे लिखे गए तभी से उनके अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल वेदों को मानेंगे, लेकिन जब ये लिखे गए हैं तब से हम इनको मानेंगे। मौखिक परंपरा को, श्रुति, अनुश्रुति, स्मृति परंपरा को नहीं मानेंगे। ये एक पुस्तक है जिसका नाम है वैदिक युग का घालमेल। इसके लेखक हैं राजीव पटेल, सह लेखक हैं संजय कुमार सिंह। इन्होंने कुछ प्रमाण वैदिक काल के विषय में दिए हैं, इसको देखते हैं। वैदिक युग का घालमेल नामक पुस्तक के लेखक राजीव पटेल वैदिक सभ्यता पर कार्य करते हुए उसमें 6 प्रकार के घालमेल पर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, जिसको हम उनकी ही पुस्तक के संदर्भों से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे विद्वानों के संदर्भों को उनकी पुस्तक को दिखाते हुए समाहित किया हुआ है, जिससे कि आपको यह लगे कि मेरा यह रिसर्च बहुत ही गहनतम है। घालमेल नंबर 1, भारतीय इतिहास का क्या प्रकार है और इनके मध्य कैसे घालमेल किया गया। सर्वप्रथम वे 3 प्रकार के इतिहास, मान्यतावादी, शैक्षणिक तथा उत्खनन का इतिहास का जिक्र करते हैं। इसके पश्चात इनका विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। आगे वे बताते हैं कि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए यह आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है। जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई नगर, गांव, मकान, वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर ही ऊपर मिलने का है। इन सब विसंगतियों से स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय इतिहास की शैक्षणिक पुस्तकों में सत्ता भोगी और जातिगत सम्मान भोगी वर्गों द्वारा जानबूझकर पाठ्यक्रम में एक निश्चित एजेंडा, निश्चित विषय सूची के तहत घालमेल युक्त लेखन करवाया गया है, ताकि समाज का नवशिक्षित वर्ग इसी ज्ञान को सर्वोपरि मानता रहे। यह घालमेल नंबर 1 के तहत राजीव पटेल बताते हैं। घालमेल नंबर 2 में वो कहते हैं, इसमें वे बता रहे हैं कि वेद सम्यक काल की भाषा पाल के वेदना से निकला हुआ शब्द है। वो वेद को ही डिफाइन करके बता रहे हैं कि वेद जो शब्द है वो पाली के वेदना शब्द से या अनुभव शब्द से निकला हुआ है, जिसका पाली भाषा में शाब्दिक अर्थ अनुभूति एवं वेद का अर्थ अनुभव होता है। लेकिन मान्यतावादियों द्वारा उत्पादित भाषा में वेद का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम सिर्फ वेद होकर के रह गया है। ये बातें राजीव पटेल बता रहे हैं। घालमेल नंबर 3 में वो कहते हैं, जिस प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा तथा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ब्राह्मणी वेद वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी
4 वैदिक महाभूतों, वैदिक मंत्र, संस्कृत के छंद द्वारा निर्मित वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत और वैदिक यंत्र, वैदिक देवी देवता की मूर्ति के साथ साथ उन सभी का मंदिर और वैदिक तंत्र, वैदिक कर्म कांड से युक्त जीवन संस्कार के प्रचलन के प्रमाण की आवश्यकता। इस प्रकार से वो 4 भागों में बांटते हैं वैदिक महाभूतों को। इस प्रकार से राजीव पटेल सवाल खड़ा करते हैं कि अब प्रश्न यह उठता है कि ये 4 वैदिक महाभूत का साक्ष्य ऐतिहासिक कालखंड में कब से प्राप्त होता है। तो वैदिक मंत्र, वैदिक ग्रंथ, वैदिक यंत्र और वैदिक तंत्र का जो साक्ष्य है वो ऐतिहासिक कालखंड में कहां से मिलता है, यह बात राजीव पटेल पूछते हैं। घालमेल नंबर 4 में वे चाणक्य के अस्तित्व के विषय में चर्चा करते हैं। घालमेल नंबर 5 में वे पुष्यमित्र शुंग के समय काल पर चर्चा करते हैं। घालमेल नंबर 6 में राजीव पटेल बताते हैं कि शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलना बताया जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब और कहाँ मिला, वो पूछ रहे हैं कि पुरातात्विक संदर्भ में वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब मिला, जबकि वैदिक काल से पहले जो सिंधु सभ्यता काल है वहां पुरातात्विक साक्ष्य मिले, और वैदिक काल के बाद जो मौर्यों का काल है 6th सेंचुरी BC का काल है वहां भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार से हमने राजीव पटेल द्वारा वैदिक काल पर किए गए नवीन अनुसंधान को देखा, जिसमें वे वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात तथ्यों के आलोक में वैदिक सभ्यता पर अनेक प्रश्न खड़े करते हैं। इस पुस्तक से आप लोग परिचित हैं, ये है पंडित सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म में भारतीय जीवन में पलायनवाद अध्याय के अंतर्गत वैदिक कालीन पलायनवादी व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें वे कहते हैं कि परमात्मा की कल्पना पलायनवाद का एक रूप है। वे वैदिक कार्यों के सोमपान करने से लेकर हवन पूजन तक की पद्धति की चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात का मानना है कि जो वैदिक युगीन व्यवस्था है वो पूरी पलायनवादी व्यवस्था है। ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। पुस्तक का नाम है इतिहास का मुआयना। इतिहासकार एवं भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक इतिहास का मुआयना में वैदिक सभ्यता को झूठ की तोप की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। आपने एक बार झूठ बोल दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद उत्तरी भारत में वैदिक युग आया है। अब इसे साबित करने के लिए आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं कि उत्तरी भारत में ताम्रपाषाण युग के बाद सीधे लौह युग आ गया। आपने कांस्य युग की सभ्यता अर्थात बौद्ध सभ्यता को वैदिक युग की झूठी तोप से उड़ा दिया। इस तरीके की बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे हैं। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह वैदिक सभ्यता के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता एवं बौद्ध सभ्यता थी। इस पर हम लोग पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एक पुस्तक है उनकी खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की। इसमें उन्होंने कुछ संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक खोए हुए बुद्ध की खोज में तथागत बुद्ध से पहले 28 बुद्ध होने का दावा किया है। वे मान्यतावादी इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए वैदिक काल के समय के कालखंड में भी पूर्व बुद्धों के होने की बात करते हैं। तो उनका मानना है कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं और बहुत सारे साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी बौद्ध संस्कृति को ढूंढने का प्रयास करते हैं।
मान्यतावादी इतिहासकारों का एक वर्ग यह मानता है कि वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य एशिया माइनर टर्की के बोगस कोई नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिल जाता है। अब तक उनका मानना था कि इस हुरियन भाषा में लिखित अभिलेख पर संस्कृत भाषा की स्पष्ट छाप है, किंतु नवीन अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि बोगस कोई अभिलेख पर संस्कृत नहीं अपितु पाली पाकित भाषा की छाप दिखाई देती है। तो मैंने पहले ही कहा था, मान्यतावादी इतिहासकारों द्वारा वैदिक काल को सिद्ध करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में भारोपीय भाषा का सहारा लेकर वैदिक काल को स्थापित करने का प्रयास किया गया। एशिया माइनर टर्की से प्राप्त जो बोगस कोई का लेख है उसमें इंद्र, मित्र, वरुण जैसे देवताओं, जिसको वो वैदिक देवता कहते हैं, उनके होने की बात करते हैं। किंतु जब पाली पाकित अस्तित्व में आ गई, पता चल गया कि पाली पाकित पुरानी है संस्कृत से, और तब जा करके इस अभिलेख को पढ़ा गया, समझा गया, तो पता चला कि इस पर संस्कृत नहीं अपितु पाली पाकित की छाप है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बताते हैं कि पाली पाकित में रा का प्रयोग पूर्णता में किया जाता है, जबकि संस्कृत में आधा रा का प्रयोग होता है, जो कभी कभी संयुक्ताक्षर के रूप में भी दिखाई देता है। उनके अनुसार बोगस कोई अभिलेख में अब तक जिन इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य लिखे होने की बात कही जाती रही है, दरअसल वो इंदर अथवा इंतर, अरुण, मिइत्तर, नसत्यान, उर्वान लिखा हुआ है, जो पाली पाकित का शब्द है, ना कि संस्कृत का। इसके अतिरिक्त इसी अभिलेख में अंक के रूप में तेर, पंज, सत, नौवा इत्यादि का उल्लेख मिलता है, जो पाली पाकित के शब्द हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि बोगस कोई लेख पर पाली और पाकित का इन्फ्लुएंस है। इस प्रकार सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा बोगस कोई के देवमंडल एवं अंक पर किए गए नवीन अनुसंधान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बोगस कोई अभिलेख जो हित्ती एवं मितन्नी राजवंश के राजाओं द्वारा संधि स्वरूप हुरियन भाषा में लिखवाया गया पर पाली पाकित की स्पष्ट छाप है। इस प्रकार वैदिक आर्य के 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर टर्की में होने के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे बताते हैं कि संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कारित किया हुआ अथवा शुद्ध किया हुआ होता है, तो किस भाषा को संस्कारित करके संस्कृत का निर्माण किया गया, इस विषय में उनका मानना है कि भारत की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा पाली पाकित को ही संस्कारित करके संस्कृत भाषा का निर्माण किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह स्पष्ट कहते हैं कि पाली पाकित को ही संस्कारित किया गया, क्योंकि पाली पाकित सबसे प्राचीन भाषा है और इसी को संस्कारित करके संस्कृत बनाया गया। अब सवाल यह उठता है कि किस लिए पाली पाकित को संस्कारित करके संस्कृत बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत का निर्माण किया गया होगा। ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत शब्द का प्रयोग विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया है। इस विषय में वे तर्क देते हुए कहते हैं कि नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में यह आवश्यकता महसूस की गई कि देश विदेश से आए विद्यार्थी यदि किसी एक भाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो पाठ्यक्रम को समझाना आसान होगा। संभवतः इसी उद्देश्य से संस्कृत का निर्माण किया गया था। इस बात की पुष्टि इत सिंह के यात्रा वृत्तांत से हो जाती है, जहां वह बताता है कि उसने नालंदा में लगभग 16 प्रकार की विनय पिटक को संस्कृत भाषा में पढ़ा था। तो वेनसोंग जब आया था उस समय संस्कृत अस्तित्व में संभवतः नहीं थी, और जब उसके बाद इत सिंह आता है तो वह विनय पिटक पढ़ता है, वो भी 16 प्रकार की, वो भी संस्कृत में। इससे पता चलता है कि इत सिंह के समय तक पाली पाकित को संस्कारित करके संस्कृत नाम की भाषा बना ली गई थी।
इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि संस्कृत का सही अस्तित्व 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में दिखाई देता है। चूंकि वेद शास्त्रीय संस्कृत में लिखे गए हैं जो कालक्रम में बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत के पश्चात आती है, अतः वेदों के लेखन कार्य को इसके पश्चात का ही माना जा सकता है। प्रगतिवादी इतिहासकार बताते हैं कि वेदों पर ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वान जेंद अवेस्ता के लेखन की तिथि को बहुत बाद का ईसवी सन का स्वीकारते हैं। तो अवेस्ता का छाप होने के कारण अवेस्ता की तिथि को ढूंढने का प्रयास किया गया और प्रगतिवादी इतिहासकारों ने, पूरे विश्व के प्रगतिवादी इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया कि जेंद अवेस्ता का लेखन ईसवी सन के बाद में ही हुआ है। अतः वेदों की प्राचीनता पर अब तक किए गए नवीन शोधों से प्राप्त साक्ष्यों के आलोक में एवं वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात किसी भी परिस्थिति में वेद ईसा पूर्व तक प्राचीन नहीं जान पड़ते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि यदि सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता नहीं आई थी तो फिर क्या था? क्या किसी भी साक्ष्य से किसी प्रकार के समकालीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वैदिक युग का घालमेल पुस्तक के लेखक राजीव पटेल अपनी पुस्तक के भाग सी के अंतर्गत ईसा पूर्व 2000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 600 वर्ष तक नामक अध्याय में कहते हैं कि आज के अनेक विद्वान इसी कालखंड में वैदिक सभ्यता का उदय दर्शाते हैं, जबकि इस काल के भारत में अनेक अन्य क्षेत्रों से अनेक सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। आज उन सभी सभ्यताओं को ताम्रपाषाणी सभ्यताएं कहते हैं। तो एक हल्का सा प्रयास राजीव पटेल द्वारा किया गया है। देखते हैं हम लोग कि उन्होंने क्या क्या ढूंढा, और इसमें कुछ संदर्भ जय नारायण पांडे की पुस्तक से भी लिए गए हैं। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य भारत के अनेक पुरा स्थलों के उत्खनन से प्राप्त पुरा संस्कृतियां एवं संभावित कालक्रम इस प्रकार हैं। अहाड़ बालाथल संस्कृति 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, गैरिक मृदभांड संस्कृति, ताम्र निधि संस्कृति, लाल किला पुरास्थल से प्राप्त तिथि 1800 ईसा पूर्व के समकालीन लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, सावलदा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, चिरांत संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक, जोरवे संस्कृति 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति लौहकालीन संस्कृति के समकालीन लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, उत्तरी काले चमकीले पात्र परंपरा वाली मृदभांड संस्कृति NBPW संस्कृति लगभग 600 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य हमको धरातल से प्राप्त होते हैं। अलग अलग पुरास्थलों की हमने चर्चा की, वहां से प्राप्त संस्कृतियों की चर्चा की और लगभग उनकी प्राचीनता की बात की। और ये सारी संस्कृतियां सिर्फ PGW और NBPW को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी संस्कृतियां ताम्रपाषाणी संस्कृतियां हैं। इनमें से अधिकांश संस्कृतियां ताम्रपाषाणी एवं ग्रामीण हैं, किंतु महाराष्ट्र से प्राप्त जोरवे संस्कृति के पुरास्थल दायमाबाद एवं इनाम गांव से प्राप्त संस्कृति ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की प्रसरण को दर्शाती है। राजीव पटेल अपनी पुस्तक वैदिक युग का घालमेल में बताते हैं कि भारत में कृषक समुदाय के उद्भव का सबसे पुराना साक्ष्य इन्हीं पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यहीं से आरंभिक कृषि एवं पशुपालक समुदाय के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई सतयुग त्रेता युग से युक्त कोई वैदिक वर्ण या जाति के निशान नहीं प्राप्त हुए हैं। तो फिर किस आधार पर वैदिक संस्कृति का उद्गम काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को बताया जा रहा है? वास्तव में इस काल में ताम्रपाषाण एवं ताम्रनिधि संस्कृति प्रचलित थी। इससे संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों की भी प्राप्ति हुई है, परंतु वेद में वर्णित तथ्य
और इस काल से प्राप्त साक्ष्यों के बीच कोई मेल जोल नहीं दिखलाई देता है। तो जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं उससे जो वैदिक सभ्यता है उसका कोई लेना देना नहीं दिखाई दे रहा। इस प्रकार प्रगतिवादी एक इतिहासकार राजीव पटेल वैदिक युग के अस्तित्व को पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में वैज्ञानिक विश्लेषण के पश्चात नहीं स्वीकार करते हैं एवं इस काल खंड में ताम्र निधि संस्कृति के विद्यमान होने का दावा करते हैं। ऐसे कई प्रगतिवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने वैदिक काल अथवा वैदिक आर्य सभ्यता के अस्तित्व को पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में नकार दिया है। उनका मानना है कि यदि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व के आसपास रहा होता तो उसके प्रमाण धरातल से मिल रहे होते। राजीव पटेल अपनी पुस्तक वैदिक युग का घालमेल में बताते हुए विद्वानों से प्रश्न करते हैं कि आज आप लोगों ने किसी पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानते हुए ईसा पूर्व की प्राचीन सभ्यता संस्कृति की सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं किया है। हर उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को अपनी कल्पनाओं वाली ऋग्वेद की ऋचाओं से क्यों जोड़ते हैं। प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों को पर्दे के पीछे रखते हुए अपना विश्लेषण और व्याख्या क्यों करते हैं। आज तक वेद नामक ग्रंथ का प्राचीन साक्ष्य नहीं मिला है, इसी प्रकार संस्कृत का भी कोई प्राचीन साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। वो बता रहे हैं कि जब भी कोई पुरावशेष मिलता है तो आप उसको मान्यतावादी इतिहासकार अपने वैदिक ऋचाओं से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन संस्कृति के विषय में अब तक हमारी जो सोच थी, नवीन अनुसंधानों के आलोक में हमें उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य के इतिहास को पुनः पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में वैज्ञानिक पद्धति पर लिखने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, माध्यमिक कॉलेज एवं प्रारंभिक स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में जो वैदिक काल का इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें उन नवीन तथ्यों को समाहित करने की आवश्यकता है। प्रगतिवादी इतिहासकारों ने अथक परिश्रम के पश्चात पुरातात्विक साक्ष्यों के आलोक में वैदिक काल को देखने का जो श्रमसाध्य कार्य किया है उससे विद्यार्थियों के अतिरिक्त आम जनमानस को भी परिचित कराने की आवश्यकता है। लेखक का ऐसा मानना है कि इस नवीन अनुसंधान से शोधार्थी, विद्यार्थी एवं भारत की आम जनता लाभान्वित होगी तथा इससे भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय जोड़ने की प्रबल संभावना है। इस शोध कार्य से संबंधित समस्त संदर्भों को यहाँ दिया गया है, जैसे एक जयनारायण पांडे की पुरातत्व विमर्श की चर्चा है, कहाँ से प्रकाशित है, किस सन में है, सारी चीज़ें। बी लाल के आर्यों के आदिदेश का भारत, इस तरीके से ये यूनेस्को की साइट का है। यहाँ पर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की बात कही गई है। जयनारायण पांडे, केसी श्रीवास्तव, सबका यहाँ पर विवरण दिया गया है। सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म और उसकी पृष्ठ संख्या से संबंधित आगे ऐसे देखते जाएंगे। समस्त संदर्भों को यहाँ दिखाया गया है। तो यह शोध कार्य बिल्कुल मौलिक है, मेरे द्वारा किया गया है और मैंने निष्पक्षता से इस कार्य को किया है, जिससे यही पता चला है कि वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते। जो भी कुछ है वो साहित्य में है और साहित्य का लेखन 1464 ईस्वी में हुआ है। इस प्रकार से वैदिक काल की प्राचीनता 1464 के आसपास तक मानी जा सकती है। यह शोध कार्य मेरे द्वारा किया गया है और मैंने बहुत मेहनत से मान्यतावादी और प्रगतिवादी इतिहासकारों के संदर्भों को एकत्रित किया है और एकत्रित करके वैदिक आर्य सभ्यता पर नवीन प्रकाश करके इसको तैयार किया है। मैंने आप लोगों को यह बताने का प्रयत्न किया कि वैदिक सभ्यता के विषय में मान्यतावादी और प्रगतिवादी इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं, और सबके आलोक में यह पता चला है कि वैदिक काल की प्राचीनता 1500 बीसी नहीं हो सकती। 1464 ईस्वी में पहला पन्ना लिखा गया भोजपत्र पर, जिसको यूनेस्को को दिया गया है और यही तिथि वैदिक काल की मानी जा सकती है। ऊवट महिधर सायण द्वारा बाद में चल करके वैदिक
साहित्यों पर, विशेष रूप से ऋग्वेद पर टीका की गई है और इस तरीके से वैदिक काल को सिर्फ साहित्य के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसके कोई पुरातात्विक साक्ष्य अब तक धरातल से नहीं प्राप्त हुए हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस शोध कार्य के विषय में मुझे अवश्य फीडबैक दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।